फिजिक्स ग्रेड 10 FPISC डोमेन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सब डोमेन हीट कैपेसिटी की आज एक्सरसाइज करेंगे फ्रॉम कंतब पेज नंबर 6 एंड 7। तो ये सारे एसएलओज हैं हमारे हीट कैपेसिटी से रिलेटेड। सबसे पहले एसएलओ से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं और जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनकी तरफ जाते हैं। सबसे पहला जो एसएलओ है वह है डिफाइन एंड कैलकुलेट हीट कैपेसिटी। सो इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर? तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है 4200 जाउल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैव द लोएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? सो द लोएस्ट वाली जो होती है वो है कॉपर, सी आंसर। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई वाटर हैज़ अ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर? हम लोग ये 9th क्लास में पढ़ के आएंगे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी पहले जो हीट अगर वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो पहले वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में वो एनर्जी लगेगी। तो वाटर ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर लेता है और जल्दी गर्म नहीं होता। पहले वो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे उसके बाद फिर वाटर गर्म होगा। तो ये इसका आंसर है वाटर हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हेन हीट इज एडेड इट इज़ फर्स्ट यूज्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स रेदर देन इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इन 500 जूल्स ऑफ हीट इफ इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ द सब्सटेंस बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिख दिया हम लोगों ने। जो मैंने डेल्टा क्यू दिया यानी जितनी हीट चाहिए वो 500 जूल्स है, मास 2 kg दिया और चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि रेस जो हुआ है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी। और सब कुछ प्लग इन करने के बाद हमारे पास आंसर आया 25 जाउल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है हाउ स्पेसिफिक हीट रिलेट्स टू द एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू स्टोर हीट, प्रोवाइड एन एग्जांपल। तो जिस भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा देर तक हीट को स्टोर करेगा और ज़्यादा देर तक रिलीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जब हीट स्टोर हुई है तो उसको गर्म होते हुए देर हो रही है। यानी हीट वो ज़्यादा स्टोर कर लेता है लेकिन वो गर्म जल्दी नहीं होता, वो गर्म देर तक होता है। तो वो ज़्यादा देर तक हीट स्टोर भी कर पाता है और ज़्यादा देर तक रिलीज़ भी कर पाता है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T। ये उसी को हम लोगों ने फॉर्मूला को रीअरेंज किया जब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था C इज़ इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइड बाय M डेल्टा T। उसको रीअरेंज करके हमारे पास आया डेल्टा Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T। तो इधर से हमें एक रिलेशन मिला है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक हीट के। लाइक जितनी हीट आप स्टोर कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं वो क्यू है, क्यू रिप्रेजेंट करता है स्टोर्ड और रिलीज हीट को। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक हीट के। स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी तो देर तक स्टोर और रिलीज रहेगी हीट। तो इससे हमें प्रूव हुआ है कि जिस भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है वो ज़्यादा देर तक हीट को स्टोर करता है और ज़्यादा देर तक रिलीज करता है। तो इसके एक एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने कि जो वाटर है वो एज अ कूलेंट यूज़ होता है इन इंजन्स। कैसे? ये इर्द गिर्द की सराउंडिंग की हीट को सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और ये खुद गर्म नहीं होता है इतनी जल्दी। इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट रहे हैं, इसने सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर ये थ्रू द रेडिएटर इसे बाहर निकाल देता है हीट को। दूसरा हमने ये लिया कि जो मेटल के कुकिंग पैन्स होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, उनकी स्पेसिफिक हीट कम है, तो वो जल्दी हीट को कम देर हीट को स्टोर करते हैं। हम लोगों ने ऑपोज़िट लिया, जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो वाटर इन द इंजन्स है जो कूलेंट के तौर पे यूज़ होती है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स। इधर है अ 500 ग्राम सैंपल ऑफ वाटर एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ हीटेड यूजिंग अ 200 watt heater for 10 minutes. Calculate the final temperature of the water if the specific heat capacity of water is 4200 joules per kg डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर भी उन्होंने दे दिया, हम सारा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने गिवन डाटा लिख लिया, उन्होंने मास दे दी थी 500 ग्राम्स, हम लोगों ने इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया 0.5 kg। इनिशियल टेम्परेचर उन्होंने हमें दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पावर दी है 200 वॉट्स, टाइम दिया 10 मिनट्स, हम लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 600 सेकंड और उन्होंने हमें स्पेसिफिक हीट दी है 4200 जॉल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। इधर हम लोग पावर ऑफ और टाइम को मल्टीप्लाई करके डेल्टा क्यू निकालेंगे। ये डेल्टा क्यू पावर इंटू टाइम इसका फॉर्मूला है और हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 200 इंटू 600 तो हमारे पास आंसर आया है 120,000 जूल्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया डेल्टा क्यू का। हमारे पास एम है, डेल्टा क्यू है, अब हम लोगों ने निकालना है फाइनल टेम्परेचर आंसर में। तो हम लोग हमारा फॉर्मूला लगा रहे हैं C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी। तो हम लोगों ने सब कुछ प्लग इन कर लिया, अब सिर्फ हम लोगों ने निकालना है फाइनल टेम्परेचर, बाकी हमारे पास सब कुछ है। तो जो चीज़ निकालनी है उसको हम लोग एक साइड पे लेके जा रहे हैं। TF-20 इज़ इक्वल टू 120
1000 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 4200। तो यहाँ से हम लोगों ने +20 उस साइड ले जाना है, यानी 20 -20 यहाँ है तो उस साइड जाके +20 बन जाएगा और TF हमारे पास निकल जाएगा 77.14 डिग्री सेंटीग्रेड। जो उन्होंने हमें ऊपर आंसर दिया हुआ उससे मैच हो गया, इसका मतलब हम लोगों ने बिल्कुल सही किया। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास अ मेटल ब्लॉक weighs 1 kg and absorbs 1000 joules of heat, raising its temperature by 5 degree centigrade. What is the specific heat capacity of the metal? तो हम लोग यहाँ पे गिवन डाटा लिख रहे हैं, मास है 1 kg, ठीक है, उसने एब्जॉर्ब कितनी हीट की है, मैं आप लोगों को बताया क्यू बताता है कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी हीट रिलीज हो रही है। तो डेल्टा क्यू 1000 जूल्स है, डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट इस मेटल की निकालनी है। हमें नहीं पता है कौन सा मेटल है, हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, इसके अंदर सब कुछ प्लग इन किया और हमारे पास आंसर आ चुका है 200 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, इस मेटल की स्पेसिफिक हीट। जो ऊपर वाले आंसर से मैच हो रही है, हमारा आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 0.5 kg ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड बाय 500 जूल्स, व्हाट विल बी द टेम्परेचर चेंज। हम लोगों ने फाइनल टेम्परेचर निकाल के फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करके टेम्परेचर चेंज निकालना है। हम लोगों ने डेल्टा टी निकालना है। यूज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एज 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोगों ने सारा गिवन डाटा लिख लिया। मास उन्होंने हमें दिया 0.5 kg, या सही यूनिट में है, मैं केजी लगाना भूल गई, आप लोग लगाएंगे। टेम्परेचर जो उन्होंने हमें इनिशियल दिया है वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा क्यू जो हीट या एब्जॉर्ब या रिलीज करता है वो 500 जूल्स है, और हम लोगों ने फाइनल टेम्परेचर निकालना है। हम लोगों ने असल में डेल्टा टी निकालना है। फाइनल टेम्परेचर निकाल के हम लोग उसमें से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करेंगे, और सी यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिख दी गई है। हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है, इसके अंदर सब कुछ प्लग इन किया है, टी एफ निकाल रहे हैं, टी एफ निकला है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। 10.24 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टी एफ है। अब लोगों ने डेल्टा टी निकालना, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई। आंसर आ गया 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ऊपर वाले आंसर से मैच कर रहे हैं। अब हम लोग अगले एसएलओ की तरफ आ गए हैं। सजेस्ट एक्सपेरिमेंट्स टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड एंड ऑफ अ लिक्विड। ये पीबीए का क्वेश्चन है, ठीक है। इधर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। विच apparatus इज एसेंशियल फॉर मेजरिंग द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड। तो सबसे ज़्यादा apparatus वो चीज़ है इसके अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मिला के apparatus होते हैं। तो apparatus के अंदर सबसे एसेंशियल चीज़ है वो कैलोरीमीटर है, ठीक है। वरना इनमें से 2 ऑप्शंस ठीक जा रहे हैं, कैलोरीमीटर और थर्मामीटर, बाकी बैरोमीटर और कैलिपर तो बिल्कुल भी नहीं। तो थर्मामीटर और कैलोरीमीटर में से ज़्यादा जो यूज़ होना है वो है कैलोरीमीटर, यानी जो ज़्यादा एसेंशियल है। कैलोरीमीटर वो बाहर वाला इंसुलेशन है, इसका हम लोगों ने पहले लिया है एल्यूमिनियम पैन, तो वो कैलोरीमीटर है, और ये ज़्यादा एसेंशियल है तो हम लोग इसको टिक करेंगे। वाई इज़ वाटर यूज इन अ कैलोरीमीटर व्हेन मेजरिंग अ सॉलिड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हाई स्पेसिफिक हीट इसकी होती है, तो ये रेजिस्ट टेम्परेचर चेंज। जो कैलोरीमीटर है वो ज़्यादा हीट को एस्केप भी नहीं होने देता और टेम्परेचर चेंज को भी रेजिस्ट करता है। इसके बाद शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। व्हाट वुड हैपन टू मेरीन लाइफ इफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वर सिग्निफिकेंटली लोअर। वह कहना है कि अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती तो जो मेरीन लाइफ है, यानी जो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर रह रहे हैं, जो मछलियाँ हैं, जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके साथ क्या होता, उनके साथ क्या बुरा होता या उनके साथ क्या अच्छा होता, जो भी होना है असल में बुरा ही होना है। तो आंसर है, इफ वाटर हैड लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेरीन लाइफ वुड बी इन अ सीरियस कंडीशन। सडन टेम्परेचर शॉक्स वुड स्ट्रेस एंड किल मैनी ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि टेम्परेचर शॉक्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, जल्दी से गर्म हो जाता था वाटर, जल्दी से ठंडा हो जाता था, तो टेम्परेचर शॉक्स लगते बहुत से ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, और उनके अंदर जो एंजाइम्स हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर है वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कम होती तो हमारे अंदर के एंजाइम्स से भी अनस्टेबल हो जाना था, क्योंकि हमारे अंदर भी वाटर सर्कुलेट करता है, हमारी होम्योस्टेसिस भी डिस्टर्ब होनी थी। मगर वो हमसे मेरीन लाइफ पूछा है, मेरीन लाइफ का आंसर देने हैं, ऑर्गेनिजम्स रिलाइंग ऑन स्टेबल टेम्परेचर वुड डाई और माइग्रेट। जो पानी के अंदर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ज़्यादा होती है, तो वो उसके अंदर रह रहते हैं, उनको एक आदत होती है कि उन्होंने एक स्टेबल टेम्परेचर के अंदर रहना है। जब ये स्टेबल टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा तो वो भी मरेंगे या फिर वो हिजरत करके कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ माइट अल्टरनेटिव कूलिंग फ्लूइड्स लाइक ऑयल और स्पेशलाइज्ड कूलेंट्स डिफर फ्रॉम वाटर इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड कूलिंग एफिशिएंसी। वही कहना है कि जो कूलेंट्स, जो मैंने पहले बताया, हम लोग वाटर को यूज़ करते हैं इंजन्स में, तो कहना है कि हम लोग ऑयल्स को भी तो यूज़ करते हैं और स्पेशलाइज्ड कूलेंट्स को भी यूज़ करते हैं। तो उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो वाटर के स्पेसिफिक हीट से किस तरह डिफर करती है, और उनकी कूलिंग एफिशिएंसी कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोग वाटर की बात करेंगे। जो वाटर है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है, उसकी 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड है,
और ये ज़्यादा देर तक एब्ज़ॉर्ब कर सकता है फ्रॉम द सराउंडिंग और फिर उसको रेडिएटर के थ्रू बाहर निकाल देता है वाटर है। उसके बाद ऑयल, ठीक है? ऑयल की लो स्पेसिफिक हीट होती है 1500 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसको हम लोग क्यों एज़ अ कूलेंट यूज़ करते हैं? क्योंकि नॉन कंडक्टर, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, हीट हीट से ज़्यादा मैटर करेगी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, तो हम लोग इधर ऑयल यूज़ करेंगे। और ये एवापोरेट भी ज़्यादा ईज़िली नहीं होती है। अगर ये ढेर सारी गर्म भी हो जाए तब भी इसे कोई मसला नहीं। अगर वाटर को आप ढेर सारा गर्म कर देंगे, जैसा वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट है, जल्दी गर्म नहीं होता। लेकिन अगर ये जल्दी गर्म होने लग जाए तो सारा एवापोरेट कर जाएगा। ऑयल इतनी जल्दी एवापोरेट नहीं करता, तो ये भी एज़ अ कूलेंट बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ हो जाता है। उसके बाद हैं स्पेशलाइज़्ड कूलेंट्स। तो इनका लोअर फ्रीज़िंग पॉइंट और हायर मेल्टिंग पॉइंट है, यानी देर से मेल्ट होते हैं और देर से फ्रीज़ होते हैं ना। इनको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर दिया जाएगा तो फ्रीज़ होंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो मेल्ट होंगे, तो ये बीच में रह के बैलेंस्ड हीट ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये इसका आंसर हो गया। अगला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ सिनेरियो वेयर थर्मल इंसुलेशन माइट नॉट बी बेनिफिशियल इन मेंटेनिंग टेम्परेचर? जब भी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है तो उसके अंदर थर्मल इंसुलेशन ज़रूरी होती है। वो ये कह रहे हैं कि कोई इस तरह का सिनेरियो बताएं जहाँ पे थर्मल इंसुलेशन अच्छा तरीका ना हो, यानी थर्मल इंसुलेशन के बगैर ज़्यादा अच्छा काम हो रहा हो। तो इसमें एक नहीं कई सिनेरियोज हैं, मैंने 3 लिख दिए हैं। कुकिंग के वक्त अगर आप थर्मल इंसुलेशन कर दें, अगर आप सारा बंद कर दें अपने पैन वगैरह को, तो हीट अंदर रह जाएगी और अनइवनली स्प्रेड होगी। तो वो एक सही तरीका नहीं है। कुकिंग के वक्त आप लोग हीट को बाहर निकलने और हीट को अंदर आना आप ये करते हैं, ठीक है? हीट को निकलना भी देते हैं और हीट को अंदर भी आने देते हैं, आप इंसुलेट नहीं करते। जो इंजन्स होते हैं, अगर इंजन्स को आप लोगों ने इंसुलेट कर दिया तो थ्रू अ रेडिएटर हीट बाहर ही नहीं निकलेगी, कूलेंट जो होगा वो हीट को बाहर ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा और बर्न आउट इसका इफ़ेक्ट हो जाएगा। और सीपीयूज़ जो होते हैं इनके अंदर भी इंसुलेशन नहीं होती, इनके अंदर भी सुराख होते हैं, कहीं न कहीं से हवा बाहर अंदर जा रही होती है। क्योंकि अगर ये हवा सर्कुलेट ना होती रही तो ओवरहीटिंग हो जाएगी और सीपीयू जो है वो, क्योंकि सीपीयू हर वक़्त हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो ओवरहीटिंग हो जाएगी और सीपीयू काम करना बंद कर देगा। तो हर जगह पे इंसुलेशन फ़ायदेमंद नहीं होती। ये कुछ सिनेरियोज़ दे दिए गए हैं जहाँ पे ज़्यादा बेहतर ये होता है कि इंसुलेशन ना की जाए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड यू टेक टू मिनिमाइज़ हीट लॉस व्हेन मेजरिंग द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड? ये कह रहे हैं अगर आप एक लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर कर रहे हैं, तो कौन-कौन से आप काम करके हीट लॉस को रोक सकते हैं, हीट लॉस को कम से कम कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग इंसुलेशन करेंगे, क्योंकि इधर इंसुलेशन काम करती है। इधर हम लोग इंसुलेटेड कैलोरीमीटर लगाएँगे। उसके बाद हम लोग एक लिड यूज़ करेंगे, ऊपर एक ढक्कन यूज़ करेंगे, कम से कम हीट को बाहर निकलने देंगे और रीडिंग्स को जल्दी से ले लेंगे। अगर हम लोगों ने इतनी ज़्यादा देर लगाई तो उतनी ज़्यादा हीट लॉस हो जाएगी, तो हम लोग रीडिंग्स को क्विकली ले लेंगे। उसके बाद हम लोग जेंटली स्टिर करते रहेंगे लिक्विड को और फिर हम लोग एक इंसुलेशन जैकेट भी यूज़ कर सकते हैं फर्दर उसके बाद। ये वूल की जैकेट हो सकती है ताकि हीट लॉस को कम से कम किया जा सके। इसके बाद आ जाते हैं एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो है डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। वो कह रहे हैं एक लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करनी है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें और उन्होंने कह दिया कि वाटर ले लें, ठीक है? उन्होंने कहा है एपरेटस भी इंक्लूड करें, यानी सारा सिस्टम इंक्लूड करें, प्रोसीजर भी लिखेंगे किस तरह आप लोगों ने निकाला, कैलकुलेशंस भी करें कुछ ना कुछ सपोज़ करके। वो एरर्स के सोर्सेज़ भी बताएँ जो हो सकते हैं और उनको कम से कम करने के तरीके भी बताएँ। तो सबसे पहले मैंने सेटअप कर दिए, इधर एक एल्यूमीनियम पैन है, कैलोरीमीटर इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है? अंदर मैंने वाटर डाल दिया है, थर्मामीटर लगा दिया है जिससे हम लोग नापेंगे और इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर लगा दिया। सारा प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर हम लोग देखने लगे हैं। सबसे पहले एक एल्यूमीनियम का कैलोरीमीटर हम लोगों ने यूज़ किया। एल्यूमीनियम का जो कैलोरीमीटर है उसकी क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो यानी इतनी भी ज़्यादा नहीं, वाटर से तो ज़्यादा नहीं पर ज़्यादा है एल्यूमीनियम पैन की, और ये एक इफ़ेक्टिव कैलोरीमीटर है तो हम लोग ये यूज़ करेंगे, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो एल्यूमीनियम पैन हम लोगों ने यूज़ कर लिया, ठीक है? और इसके अंदर आप लोगों ने एक मेजर्ड अमाउंट वाटर डालनी है, लाइक आप लोगों को पता होना चाहिए 1 केजी है, उसके अंदर आप लोगों ने डालनी है। और फिर आप लोगों ने इनिशियल टेम्परेचर उसी वक़्त मेजर कर लेना है वाटर का, जितना आप लोग जिस टेम्परेचर पे आप लोगों ने वाटर अंदर डाला है, आप लोगों ने इनिशियल टेम्परेचर थ्रू अ थर्मामीटर मेजर कर लेना है। उसके बाद आप लोग इमर्शन हीटर डिप करने लगे वाटर में और प्रोवाइड हीट करेंगे वाटर को, यानी आप लोग हीट दे रहे हैं वाटर को और आप लोगों को इस हीट की पावर भी पता होती है, क्योंकि इमर्शन हीटर की कोई ना कोई पावर होगी, वो आप लोगों को पता चल जाती है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने जैसे ही आप लोगों ने हीट दे दिया उसके बाद फ़ौरन देर नहीं करनी वरना पानी ठंडा हो जाएगा। उसका फाइनल टेम्परेचर निकाल लेना है और फिर आप लोगों के पास डेल्टा टी आ गया, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास डेल्टा टी आ गया। और मास ऑफ वाटर आप लोगों को पहले से पता थी। अब आप लोगों ने निकालना है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू यानी कितनी हीट एब्ज़ॉर्ब हुई है
तो ये पावर ऑफ द इमर्जन हीटर मल्टीप्लाई बाय जितनी जितनी देर आपने उसको हीट अप किया टाइम। तो ये करेंगे तो इसके बाद आप लोगों के पास डेल्टा क्यू आ जाएगा। तीनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं, डेल्टा टी, डेल्टा क्यू और एम। इनको आप इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी, और आप लोगों के पास सी यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आ जाएगी। अब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे एज्यूम कर करके। हम लोग कैलकुलेशन करने लगे, हम लोगों ने पावर अज्यूम कर लिया ऑफ इमर्जन हीटर 40 वाट्स यानी 40 जॉल्स पर सेकंड, और टाइम है 300 सेकंड, यानी हम लोगों ने 5 मिनट्स तक उसे गर्म किया। तो डेल्टा क्यू हम लोगों ने निकाल लिया 12000 जॉल्स, और इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर भी हम लोगों ने नोट कर लिया था। जो टेम्परेचर चेंज है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। मास हमें पता थी और हम लोगों ने इस फार्मूला के अंदर सब कुछ प्लग इन किया, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 4000 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आ गई। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर असल में 4200 है, तो ये उसके करीब करीब है, आसपास है। अब हम लोगों ने देखना है कि कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं और उनको मिनिमाइज़ करने के तरीके कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं सारे एरर्स तो नहीं दूँगी, पर जो बहुत ज़्यादा होने वाले एरर्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन एरर्स हैं, वो मैं दे रही हूँ। सबसे पहला कि हीट लॉस, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, कि हीट लॉस हो सकती है। तो इसके लिए आप लोगों ने वेल इंसुलेटेड कैलोरीमीटर लगाना है। पहले भी हम लोग पढ़ के हैं, स्टेट करते रहना है, लिड यूज़ करनी है, वो सब कुछ, ठीक है। हीट एब्ज़ॉर्ब बाय कैलोरीमीटर, वो कहना है आपने कैलोरीमीटर तो लगा दिया, अब हीट कैलोरीमीटर एब्ज़ॉर्ब करे। कुछ हीट तो वो भी एब्ज़ॉर्ब करेगा ना पानी की, तो वो हीट कहाँ गई? वो हीट निकल जाएगी, तो स्पेसिफिक हीट तो कम आएगी। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमीनियम भी ऐड कर देंगे आप इन द फाइनल स्पेसिफिक हीट। अभी हम लोगों ने पहले देखा, हमारी स्पेसिफिक हीट आ रही थी 4000 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी आनी चाहिए थी 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसका थोड़ा-सा रीज़न यही होता है, ठीक है। उसके बाद है पैरालैक्स एरर। इसका हम सबको पता है, जब हम लोग रीडिंग ले लेते हैं, तो अगर हमारी आई पैरेलल नहीं होगी ये रीडिंग की, हम लोग ऊपर या नीचे से ले रहे हैं, तो हम लोग रीडिंग को गलत पढ़ते हैं। तो रीडिंग एरर्स को अवॉइड करना है। उसके बाद एवेपोरेशन ऑफ वाटर, अगर कुछ वाटर एवेपोरेट हो जाता है, सरफेस से उठ के ऊपर गैस की शक्ल में चला जाता है, वेपर बन जाता है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन है कि आप स्टिर करते रहें कंटिन्यूअसली और ऊपर एक लिड लगाएँ, ठीक है? ये सारे एरर्स हो गए और इनका मिनिमाइज़ करने के तरीके हो गए। अब अगला एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड, और यहाँ हम लोग सॉलिड ले रहे हैं एल्यूमीनियम। इंक्लूड द apparatus, प्रोसीजर, कैलकुलेशन मेथड एंड पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एरर विद वेज टू मिनिमाइज देम। सेटअप कर दिया हम लोगों ने। एक एल्यूमिनियम सिलेंडर लेना है 1 केजी का, उसके अंदर 2 होल्स हैं, एक थर्मोमीटर के लिए और इमर्जन हीटर के लिए। बायर इंसुलेशन कर दिया, थर्मोमीटर इमर्जन हीटर हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम लोग प्रोसीजर देखने लगे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 1 केजी सिलेंडर लिया एल्यूमिनियम का, उसके अंदर 2 होल्स हैं, उसको इंसुलेट किया। उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर थर्मोमीटर इमर्जन हीटर लगाया, ठीक है। टीआई मालूम मेजर किया और हीटिंग के बाद हम लोगों ने टीएफ मेजर किए। टेम्परेचर चेंज आ चुका है, मास हमें पता है, और हम लोगों ने डेल्टा क्यू निकाल लिया थ्रू पी इंटू टी वाले फॉर्मूले से, और हम लोगों ने सब कुछ सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी में प्लग इन किया, हमारे पास आंसर आ गया। कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन में हम लोगों ने सब कुछ अज्यूम कर लिया कि पावर जो है वो 40 जॉल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड है, टाइम 300 सेकंड्स है, और मास 1 केजी है। तो हम लोगों ने इधर से डेल्टा क्यू निकाल लिया है 12000 जॉल्स, और हमें डेल्टा टी भी पता है 13 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने सारे फॉर्मूला के अंदर सब कुछ प्लग इन किया, हमारे पास आंसर आया 923 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट है। अब यहाँ पे एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं, उन्हें मिनिमाइज़ करने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले हीट लॉस, तो इसके लिए हमें इंसुलेट करना है सॉलिड को सही तरीके से। उसके बाद रीडिंग एरर से बचना है, जहाँ पैरालैक्स एरर है तो रीडिंग्स को केयरफुली लेना है, पैरालैक्स एरर से बचना है, सारे खुद ध्यान रखने वाले वाली बातें हैं। उसके बाद पुअर कॉन्टैक्ट बिटवीन हीटर एंड द सॉलिड ब्लॉक। आप लोगों ने सॉलिड ब्लॉक के अंदर सुराख किया, उसके अंदर आप लोगों ने हीटर लगाया, तो उनका कॉन्टैक्ट सही तरीके से नहीं हुआ। तो आप लोगों ने इधर टाइटली इंसर्ट करना है ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के अंदर हीटर को, और थर्मल पेस्ट, ये एक पेस्ट टाइप होती है जो उसे अच्छी तरह चिपका देती है। तो ये भी आप लोगों ने यूज़ करनी है अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, अब एक और जो एरर हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप लोग जब रीडिंग ले रहे हैं, जब आप लोग टीएफ नाप रहे हैं यानी फाइनल टेम्परेचर नाप रहे हैं, तो आप लोगों ने ब्लॉक को ठंडा होने दिया। तो ठंडा नहीं होने देना, रीडिंग जल्दी से नाप लेनी है इमीडिएटली। उसके बाद है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय हीटर एंड थर्मामीटर। कुछ एनर्जी तो हीटर थर्मामीटर भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने इस तरह का एपरेटस यूज़ करना है, इस तरह का हीटर और थर्मामीटर यूज़ करना है, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो, ठीक है, कि उनकी अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, यानी एब्ज़ॉर्ब कर ले हीट, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में थोड़ा-सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा का फ़र्क ना है। तो स्मॉल स्पेसिफिक हीट वाले आप लोगों ने एपरेटस यूज़ करना है, और अगर पॉसिबल है तो करेक्शंस भी करने हैं। आप लोगों को पता है कि उनकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, तो उनकी स्पेसिफिक हीट के लिए भी काउंट कर लें, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास अगला सैलो है एनालाइज एवरीडे इफेक्ट्स ड्यू टू द लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन अ सब्सटेंस विद अ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एब्जॉर्ब्स हीट। तो इट हीट्स अप फास्टर, क्योंकि जब किसी की स्पेसिफिक हीट कम होती है तो वो हीट अप ज़्यादा होता है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ये आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है, C इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइड बाई M डेल्टा T। इससे आप लोग कोई भी सवाल इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ डज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बेनिफिट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन्स। तो इट हैज़ टू स्टेबलाइज द टेम्परेचर कीपिंग कोस्टल क्लाइमेट्स मॉडरेट। ठीक है, कोस्टल क्लाइमेट्स का मॉडरेट रहने देता है और टेम्परेचर को स्टेबलाइज रखता है। बाकी सारे को भी आप देखते जाएं, वो यानी उनको भी देखते जाएं कि वो क्यों गलत हैं। इट कॉजेज रैपिड टेम्परेचर चेंजेस। तो रैपिड टेम्परेचर चेंज हो नहीं सकता क्योंकि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट और वाटर की क्योंकि हाई स्पेसिफिक हीट है, तो रैपिड तो हो नहीं सकता चेंज। वो ज़्यादा देर तक करता है हीट को अब्जॉर्ब और रिलीज, तो रैपिड तो कुछ हो नहीं सकता। इट एब्जॉर्ब्स हीट एंड हीट्स द सराउंडिंग रैपिडली। तो रैपिडली नहीं होगा क्योंकि हाई स्पेसिफिक हीट है, तो रैपिडली कुछ नहीं होगा, सब कुछ स्लोली स्लोली होगा। इट कॉजेज एवापोरेशन टू इंक्रीज ड्रेस्टिकली, यानी इसका तो कोई लिंक ही नहीं है इस टॉपिक के साथ। ठीक है, और ऊपर वाले में देख लें इट कूल्स डाउन। तो जो पहला हमारा फर्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सब्सटेंस विद अ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एब्जॉर्ब्स हीट। तो कूल्स डाउन नहीं हो सकता क्योंकि लो स्पेसिफिक हीट, जब लो स्पेसिफिक हीट वाला जब सब्सटेंस एब्जॉर्ब करे हीट को, तो वो कूल डाउन कैसे होगा, वो गर्म ही होगा ना जल्दी। इट रिमेन्स एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे तो रह नहीं सकता, वो कुछ एब्जॉर्ब तो कर रहा है ना। इट फ्रीजेस। तो फ्रीज तो तब होगा जब बाहर निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है हीट को, अभी तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, अभी ये फ्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ डज वाटर स्पेसिफिक हीट, हाउ डज वाटर्स हाई स्पेसिफिक हीट बेनिफिट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट हेल्प स्टेबलाइज इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये इसका आंसर है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो स्टेबलाइज होता है हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से, क्योंकि हमारे अंदर पानी है और पानी की हाई स्पेसिफिक हीट हमारे होम्योस्टेसिस को रेगुलेट होने में हेल्प करती है। तो रेट ऑफ एवेपोरेशन, ये तो इस टॉपिक से इसका कोई लिंक नहीं है। रेट ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस इंक्रीज नहीं हो सकते क्योंकि हाई स्पेसिफिक हीट है, फ्लक्चुएशंस इंक्रीज नहीं होंगे। इट इंक्रीजेस एनर्जी लॉस इन द बॉडी, यानी ये भी बिल्कुल फजूल बात है, इस तरह हो ही नहीं सकता ना। हाई स्पेसिफिक हीट है तो एनर्जी किस तरह लॉस हो रही है, जिसका टॉपिक के साथ कोई लिंक ना हो एमसीक्यू, बिल्कुल उसका आंसर तो वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। व्हाई इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट इंपॉर्टेंट इन डिजाइनिंग थर्मल इंसुलेटर्स। इट हेल्प मटेरियल्स मेंटेन देयर शेप। इट हेल्प डिटरमाइन हाउ फास्ट अ मटेरियल हीट अप। जो स्पेसिफिक हीट ये बताएगी कि एक मटेरियल कितनी जल्दी हीट अप होगा, कितनी देर से हीट अप होगा, तो ये इसका आंसर है। इट कंट्रोल्स हाउ मच हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, ये भी इसका आंसर नहीं है। स्पेसिफिक हीट हाई हो या लो, ये नहीं बता सकती है कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी। इट डिटरमाइन द वेट ऑफ द मटेरियल, ये भी बिल्कुल गलत बात है। व्हाई डज सैंड हीट अप फास्टर देन द वाटर। तो ये सैंड क्यों फास्टर हीट अप हो रही है, तो इसका आंसर अगर आपको नहीं भी पता कि सैंड की वाटर से ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है, तो आपको वो यहीं से पता चल जाता है जब वो कह रहा है कि हीट ऑफ फास्टर। जो भी चीज़ वाटर से हीट ऑफ फास्टर होगी, इसका मतलब है कि उसकी वाटर से ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, तो इसका आंसर है। अब हम लोग कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन 3 है यहाँ पे, व्हाई डू कोस्टल रीजन्स एक्सपीरियंस मोर मॉडरेट टेम्परेचर कंपेयर टू इनलैंड रीजन्स। तो कोस्टल एरियाज क्यों मॉडरेट टेम्परेचर पे रहते हैं, इसकी वजह ये है कि वहाँ पे वाटर होता है जिसकी हाई स्पेसिफिक हीट है, तो वह देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, और वह गर्मियों में अपने इर्द गिर्द के माहौल को ठंडा रखता है और सर्दियों में अपने इर्द गिर्द के माहौल को गर्म रखता है। तो इसका आंसर है बिकॉज वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट इट हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली. As a result, the coastal areas near the sea remains cool in summer and hot in winters. It retains a moderate temperature. और इनलैंड जो रीजन्स है वहाँ पे क्योंकि वाटर सीज नहीं है, ओशंस नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जा सकता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ वाटर्स हाई स्पेसिफिक हीट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन। वो कहना है ह्यूमन के अंदर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट किस तरह हेल्पफुल होती है। तो क्योंकि वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होती है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब और रिलीज करता है और ख़ुद जल्दी गर्म या ठंडा नहीं होता। इसकी वजह से ह्यूमन का जो बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, और फिर जो है ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को बहुत जल्दी चेंज होने से, यानी टेम्परेचर को बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होने से ये प्रिवेंट करता है, और ये बॉडी को टाइम देता है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करे। अभी एक सेंटेंस मैंने बीच से आधा लिखा है, दिस हेल्प कीप द ह्यूमन बॉडीज इंटरनल टेम्परेचर स्टेबल, या पूरा कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है व्हाट वुड हैपन टू मेरीन लाइफ इफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वर सिग्निफिकेंटली लोअर। तो ये हम लोग पहले भी ये वैसे पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो गया वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर मैंने दोबारा दे दिया है
कि अगर वाटर की लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी तो मैरीन लाइफ जो है वो सीरियस कंडीशन में होगी, उसके एंजाइम डिस्टर्ब हो जाएँगे और वो मर जाएगी, ठीक है? इसके बाद हम लोग जाते हैं एक्सटेंडेड क्वेश्चंस की तरफ। एक ही है, ठीक है? हाँ, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ वाटर्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑन अर्थ्स क्लाइमेट इंक्लूडिंग द इट्स रोल इन मॉडरेटिंग सीजनल टेम्परेचर चेंजेस। मेरा कहना है कि वाटर की जो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो अर्थ के क्लाइमेट को किस तरह इम्पैक्ट करती है और ये सीजनल टेम्परेचर चेंजेस को किस तरह मॉडरेट करती है। तो मैंने सवाल को थोड़ा छोटा करके लिखा। जब आप लोग पेपर में लिख रहे होते हैं तो एक्सटेंडेड क्वेश्चंस के आप लोगों ने हेडिंग्स बनानी होती है, उसको सही तरह से अटेम्प्ट करना होता है। तो ये अर्थ के क्लाइमेट को किस तरह रेगुलेट करे, मैंने पूरा आंसर लिख दिया है 5-6 पॉइंट्स बना के कि ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट वाटर एब्जॉर्ब्स एंड रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर क्विकली। दिस हेल्प रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर एंड प्रिवेंट टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। ठीक है, जब वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब और रिलीज करता है हीट को और चेंज अपना टेम्परेचर नहीं करता जल्दी, तो इसकी वजह से वो अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और फ्लक्चुएशंस को प्रिवेंट करता है। समर में ओशंस और सीज जो होते हैं वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करते हैं और सन से और वार्म अप आहिस्ता-आहिस्ता होते हैं, तो ये अपने इर्द-गिर्द को ठंडा रखते हैं, ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं इर्द-गिर्द से और उसको ठंडा रखते हैं। और विंटर्स में ये इसी हीट को ग्रेजुअली रिलीज़ करते हैं ताकि टेम्परेचर जो है वो स्टेडी रह सकें। इसके बाद ये होता है कि समर ठंडी हो जाती हैं और विंटर्स गर्म हो जाती हैं और कोस्टल रीजन्स पे ज़्यादा देखा जाता है कि समर ठंडे हैं और विंटर्स गर्म हैं। उसके बाद ये कि ओशन जो है उसका करंट वो वार्म और कोल्ड वाटर को पूरे अर्थ पे घुमाता है और इसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट भी बैलेंस रहता है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।